की इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को अब समझेंगे कि डेरिवेटिव्स का क्या क्या एप्लीकेशन है। मेजरली 6 एप्लीकेशन है, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब डेरिवेटिव्स का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली वही चीज़ हम लोग को इसमें जानना है। तो सबसे पहला चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये जो बोलना है। दूसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तीसरा चीज़ हमको यूज़ आता है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। चौथा चीज़ आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। पांचवा चीज़ आता है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स। और नेक्स्ट चीज़ लास्ट में आता है वो आता है रॉल्स या लैग्रेंज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। लैग्रेंज का जो थ्योरम होता है उसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये 6 चीज पढ़ना है। इन 6 चीज में से अब ध्यान से सुनो, इन 6 चीज में से ये चीज और ये चीज, ये 3 चीज आपका जो है बोर्ड से डिलीटेड है। अब आगे कंपटीशन में है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन बोर्ड से जो है ये 3 चीज डिलीट है। लेकिन हम इन 3 चीज को भी बता ही देंगे, क्योंकि आगे कंपटीशन में बाई चांस अगर पूछ दे तो आपको जो है, वैसे कंपटीशन का सिलेबस देखे तो उसमें भी ये 3 चीज डिलीट ही था, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दे तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो, नॉलेज हो, उसके लिए 6 चीज जो है आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अब यहाँ पे पहला चीज मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखो ये जो शब्द है ना, रेट का मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब होता है टाइम। जैसे कोई भी चीज किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगी, यानी कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है उसको हम लोग रेट कहते हैं। जनरली इसका यही मतलब होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो है अलग अलग चीज में भी आता है। जैसे अगर हम बोले क्वेश्चन से समझते हैं कि हमको ये बताना है कि एक सर्कल है जिसका एक एरिया में कितना चेंज होगा अगर उसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है, जैसे इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स एट, ये जो साइन होता है ना, ये जो लाइन, इसको एट बोलते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए की जगह क्या डालेंगे 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल जैसे हमको पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे y क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स एट, सॉरी dy बाई डी आर, क्योंकि r जो है वो कांस्टेंट है, एट r इज इक्वल टू 4। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, देखो d टाइम्स पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर डी आर के रिस्पेक्ट में एट r इज इक्वल टू 4 पे। अब देखो पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है, पाई क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो पाई जो है बाहर आ जाएगा। अब पाई जो है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे 2 पाई आर आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 4 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 टू जा 8 पाई, यानी जो एरिया ऑफ सर्कल है वो कितने रेट से चेंज कर रहा है, तो 8 पाई जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब क्वांटिटीज के स्तर में, रेट का हिंदी मतलब होता है स्तर, रेट को हिंदी में बोलते हैं स्तर, क्वांटिटीज के स्तर में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एरिया का जो क्वांटिटी था इसके स्तर में इतना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 8 पाई। अब जानते हैं अप्रोक्सीमेशन और एरर को। अप्रोक्सीमेशन और एरर क्या होता है। अच्छा, अप्रोक्स का मतलब तो सब लोग जानता होगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि 7.9 है या 6.9, तो 7.9 को अप्रोक्स हम लोग बोलते हैं कि 8 है, 6.9 को अप्रोक्स बोलते हैं क्या है 7 है। उसी तरीके से अगर लिखते हैं 4.9 तो इसको अप्रोक्स क्या बोलेंगे कि 5 आ रहा है। तो अप्रोक्स मतलब क्या होता है, लगभग, लगभग। अप्रोक्स मतलब क्या हो गया, लगभग। तो अगर कोई क्वांटिटी है, अगर कोई क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, अगर कोई क्वांटिटी बहुत स्मॉल है मतलब बहुत छोटा है, तो वो लगभग 0 के बराबर होगा कि नहीं। मतलब अगर हम लिखते हैं 0.00000001, तो इसको हम लोग एज अ 0.0000 जो 1 है उसको अप्रोक्स क्या मानेंगे 0, क्योंकि नेग्लिजिबल है। 0.000001 जो है वो एक तरह से नेग्लिजिबल है, तो इसको क्या मानेंगे अप्रोक्सीमेटली 0। तो कोई भी क्वांटिटी, अगर कोई भी क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है और वो टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 का मतलब लिमिट में याद करो, टेंड्स टू 0 का मतलब क्या बताता है, लगभग अगर वो 0 है तो उस केस में जो उसका डेल्टा चेंज हो रहा है, जो उसके क्वांटिटी में, जो सॉरी उल्टा लिखिए, जो उसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो चेंज हो रहा है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के। यानी बहुत
बहुत स्मॉल जो चेंज होता है, किसी भी क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा जो चेंज होता है उसको डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी जो है लगभग जीरो है, जैसे कि ये लगभग क्या है, इसको जीरो कंसिडर करेंगे, नेग्लिजिबल है, तो इस केस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को अप्रॉक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स ले सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है अप्रॉक्सीमेशन, इसी को बोला क्या जाता है अप्रॉक्सीमेशन। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो इस फॉर्मूला को याद रखने का प्रयास करेंगे, इसको इधर भेजते हैं। तो ये फॉर्मूला फाइनल बनता है एफ डैश ए इंटू एच इज इक्वल टू एफ टाइम्स ए प्लस एच माइनस एफ टाइम्स ए। अब इस एफ ए को जब उधर ले जाएंगे तो हो जाता है एफ टाइम्स ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे ये जो ए है इसको मेन वैल्यू बोलते हैं, यानी कि क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे जो मेन वैल्यू होता है, मेन वैल्यू जो है ए है, ये क्या है मेन वैल्यू, और एच क्या है, एच जो है मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी जिसका अप्रॉक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अप्रॉक्स जो वैल्यू होता है वो क्या है मेरा एच है, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अप्रॉक्सीमेशन से होता क्या है कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्यूरेसी मिलती है, यानी कोई भी फंक्शन है उसको जितना ज़्यादा हम लोग अप्रॉक्सीमेशन क्या मतलब बहुत छोटा करते जाएंगे, तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ को छोटा करते जाओगे उतना ज़्यादा उसको अप्रॉक्स होता जाएगा, यानी उतना ज़्यादा वो एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा वो तुमको क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो उसी को कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। अब दिस इज क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16.6। अब अंडर रूट 16.6 है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे 16.6 है, अब ये हमको दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्मेट में है, अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में। ये फंक्शन किस फॉर्मेट में है, अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में। तो अंडर रूट एक्स का हम जानते हैं कि सिंपली अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। हमको इस x को, केवल इस x को a प्लस एच के फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस एच के। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, x को, ये जो x है यानी इस जैसे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में x कौन होगा 16.6, तो इस 16.6 को हमको a प्लस एच के फॉर्म में लिखना है। अब a हम क्या बताए थे, अभी याद करो, a बताए थे कि ये मेरा मेन वैल्यू होता है और h क्या होता है अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ये क्या होता है अप्रॉक्स वैल्यू। तो यहाँ पे a की जगह पे इसमें मेन वैल्यू क्या है 16, मेन वैल्यू क्या है 16 और अप्रॉक्स वैल्यू है 0.6। ध्यान से देखो 16.6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 16 प्लस 0.6, इस फॉर्म में 16.6 को लिख सकते हैं। तो इसमें 16 जो है वो मेरा हो गया a यानी कि मेन वैल्यू, और 6 जो है वो हो गया मेरा h यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब x हमको पता चल गया a प्लस एच पता चल गया, वो वाला फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था, f टाइम्स a प्लस एच इज इक्वल टू f टाइम्स a प्लस h टाइम्स f डैश a। ये वाला याद है, h टाइम्स f डैश a। अब यहाँ पे a प्लस h का वैल्यू हमको पता है, a प्लस h क्या है मेरा 16.6, ये मेरा a प्लस h है, उसको डाल देंगे 16.6 अंडर रूट, ये मेरा अंडर रूट में है, ये जो x है ये मेरा अंडर रूट x को a प्लस एच के फॉर्मेट में लिखना होगा। केवल x ने, केवल अंडर x ने अंडर रूट x को किस फॉर्मेट में, a प्लस एच। तो यहाँ पे जो f a है, अब इसकी जगह पे क्या डालेंगे, देखो a का वैल्यू क्या था 16, तो 16 डाल दो, प्लस h क्या था मेरा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी 0.6, तो 0.6 इंटू f डैश a। अब f डैश a मेरा क्या है 1/2 रूट x, f डैश a यही ना होगा ना, x की जगह a करे तो f डैश a क्या होगा यही होगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा 1/2 रूट x का 1/2 रूट x होगा, और x की जगह पे यहाँ 16 डालना होगा क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का क्या, यहाँ पे अप्रॉक्स पूछा हुआ है। तो अब बस इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधा जो है अंडर रूट 16.6 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। अब एरर्स को देखो, एरर्स में बेसिकली बस एक नाम है, हालांकि इसमें बस फॉर्मूला यही होता है कि डेल्टा y जो है डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स ये इक्वल टू किसके आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स के। इसमें बस करते क्या है डेल्टा y को उधर भेज देते हैं यानी डेल्टा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही हो जाता है मेरा एरर का फॉर्मूला। अब इसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर हमको तीन चीज इसमें होता है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर, एक होता है परसेंटेज एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर मेरा यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स हो जाएगा। उसके बाद रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मेरा जो है रिलेटिव एरर हो जाएगा, रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स में क्या करेंगे 100 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा क्या जाता है परसेंटेज एरर क्या होता है डेल्टा एक्स बाई एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज एरर हो गया। अब जानते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस बेसिकली होता क्या है, कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, यही तीन कंडीशन हो सकता है कि कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे नाम ही से पता चलता है कि हमको इंक्रीजिंग फंक्शन को जानना है और डिक्रीजिंग को। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ना दो तरीका आता है, एक आता है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक क्या गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी बताएंगे। और डिक्रीजिंग में भी दो तरीके का आता है, एक आता है डिक्रीजिंग, एक आता है मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इंक्रीजिंग फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन जैसे इंक्रीज करा फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ फिर इंक्रीज किया फिर कांस्टेंट हुआ फिर इंक्रीज किया, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा नहीं कि बेचारा आराम से आलस उसमें भरा हुआ है ना, कि कभी वो फंक्शन क्या हुआ ऐसे है गया ऐसे उड़ा फिर थोड़ा सा रुका फिर थोड़ा चढ़ा फिर रुका फिर थोड़ा चढ़ा फिर ऊपर गया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, नहीं भाई हमको ऊपर ही चढ़ना है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे ये जो फंक्शन है ऐसे चला थोड़ा सा ऐसे हुआ फिर ऐसे चला फिर थोड़ा ऐसे हुआ फिर चढ़ा, तो ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है कि ऐसे गया फिर थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ फिर चढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ फिर चढ़ा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं भाई हमको जो है वो चढ़ते ही रहना है, मतलब उसको रुकना नहीं है, उसको क्या होना है एकदम चढ़ते रहना है, तो ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में पता कैसे करेंगे, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन इसमें एफ एक्स जैसे दो तरीके का वैल्यू लेते हैं, जैसे मानते हैं कि x1 और x2 दो मेरा वैल्यू है, कोई भी फंक्शन उसमें हमको x2 क्या लेना है x1 से बड़ा लेना है। x2 जब x1 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, x2 क्या है x1 से बड़ा हो रहा है, अगर f ऑफ x1 यानी जैसे x1 जो है उसका वैल्यू अगर फंक्शन में डालें, अगर वो मेरा एक लेस देन fx2 आ रहा है, मतलब कि फंक्शन मेरा क्या है इंक्रीजिंग है। जैसे यहाँ पे अगर हम x1 को एक वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x2 को एक वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे ये मेरा fx1 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा fx1, यानी फंक्शन जो है x1 का वैल्यू यहाँ पे उसका ग्राफ दिख रहा है, और x2 का क्या होगा, x2 यहाँ पे कहीं पे होगा f टाइम्स x2। हमको बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए अगर fx2 जो है fx1 से ग्रेटर हो जाए, तो यहाँ पे तो तुम साफ साफ देख रहे हो फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या फंक्शन डिक्रीज कर रहा है क्या, नहीं, fx1 जब fx2 से छोटा है तो उस केस में फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली नहीं, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मेरा ये इससे लेस भी हो सकता है इसके बराबर भी हो सकता है, बराबर यहाँ पे देख ही रहो, यहाँ पे क्या हो रहा है बराबर भी कहीं कहीं हो जा रहा है फंक्शन। लेकिन अगर x1 इज लेस देन x2 है और साथ ही साथ f ऑफ x1 जो है वो केवल लेस देन है f ऑफ x2 से, यानी इक्वल टू का केस नहीं है, तो उस केस में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि इसमें इसके बराबर होने का सवाल ही नहीं होता, वो केवल x2 का वैल्यू बढ़ता ही जाता है। हम देखो x1 जैसे लेते हैं कि ये वाला पॉइंट मेरा x1 है, ठीक है, और थोड़ा बढ़ा दिए, ये क्या है x2 है, तो x2 कहाँ, अगर x2 को देखें तो x2 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और x1 कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पे, तो f ऑफ x1 जो है हमको कंडीशन क्या f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, कुछ ऐसा टाइप का कंडीशन है कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 यानी जो x2 का जो फंक्शन है और x1 का जो फंक्शन उससे क्या लेस है, तो उस केस में भी मेरा जो ग्राफ है वो कैसा है, उस केस में भी मेरा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हो गया कि भाई दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इंक्रीजिंग में क्या है कि कभी fx1 जो है fx2 से छोटा हो गया, देखो यहाँ पे उससे छोटा हो गया, यहाँ पे बराबर, फिर छोटा हुआ, फिर बराबर, छोटा बराबर, मतलब छोटा और चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है। और सेम चीज डिक्रीजिंग वाले केस में भी होगा। यहाँ पे बस क्या होता है डिक्रीजिंग में कि अगर x1 जो है वो x2 से छोटा है, x1 क्या है x2 से छोटा है और
एफ ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर हो जाए, यानी ये जो है ग्रेटर हो जाए किससे, एफ ऑफ x2 से। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखो जिस फंक्शन में इक्वल टू का साइन लग गया, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा वो इंक्रीजिंग। अगर f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 विथ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इस साइन के साथ ऐसा कुछ लिखा हुआ है मतलब कि स्ट्रिक्टली क्या है, मतलब इसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन, और केवल इक्वल टू नहीं है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहाँ पे f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, अगर उसमें f ऑफ x1 ग्रेटर है f ऑफ x2 से, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और वहीं यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा दिए तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन में आ जाएगा। कैसे, देखो अगर इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लगा होने का मतलब क्या है कि मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, मतलब कि ग्राफ जो है वो नीचे डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन कहीं पे कांस्टेंट हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज किया, फिर थोड़ा कांस्टेंट हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ। तो सपोज करते हैं 2 पॉइंट, एक मेरा x2 है, एक मेरा x1, ठीक है। तो इस x1 का अगर यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ पे मेरा f ऑफ x1 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है f ऑफ x2 है, ठीक है। इस केस में भी मेरा हो क्या रहा है कि x2 का वैल्यू जो है, x2 का वैल्यू वो x1 से बड़ा है। मतलब इसको ऐसे समझो ना, जैसे यहाँ पे मेरा 3 है और यहाँ पे मेरा 2 है, ठीक। इस केस में भी वही लो ना, 3 है 2 है, 3 है 2 है। तो यहाँ पे हर केस में देखो, अब इसमें देखो x2 क्या है, x1 से बड़ा है, यानी 3 जो है 2 से बड़ा है। लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो fx1 यानी f2 का जो वैल्यू है, जब 2 का वैल्यू हम लोग फंक्शन में डाले तो वो ज़्यादा है, और 3 का जब वैल्यू फंक्शन में डाले तो वो क्या है, कम है। यानी कि ग्राफ यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का जो वैल्यू है, 2 क्या है, यहाँ पे भी x2 जो x1 से ग्रेटर है, 2 जो है fx1, यहाँ पे 2 डाल देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब देखो 2 जो है यहाँ पे 2 का वैल्यू कम है, यहाँ पे है ये पॉइंट f2, यहाँ पे f2 कम है, f3 क्या है, ज़्यादा है। अगर x2 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो ना, इसके अकॉर्डिंग तो ग्राफ भी दिख रहा होगा। यहाँ क्या लिख रहा है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। f ऑफ x2 जो है वो क्या है, x1 से ग्रेटर है कि नहीं है, तो यानी कि फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, और वहीं इक्वल टू साइन आ गया मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि कहीं कांस्टेंट है, कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं इंक्रीज कर रहा है, ऐसे आराम करके। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ है, यहाँ तो कहता है स्ट्रिक्टली जो डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे। यानी कि जैसे अगर 2 पॉइंट लेते हैं 2 और 3, यहाँ पे भी 2 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, यानी x1 जो है वो x2 से ग्रेटर है। तो इस केस में भी f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन होगा f ऑफ x2 से, और वो दिख भी रहा है। f ऑफ x1 क्या है, यहाँ पे है कहीं f ऑफ x1, और f ऑफ x2 यहाँ पे, यानी f ऑफ 3 जो है इसकी जगह पे 3 डालो ना, x2 क्या है 3 और x1 क्या है 2 है, तो f ऑफ 2 जो है वो कहाँ है, यहाँ पे। तो ये ऊंचाई पे है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे f ऑफ 2 जो है, ये जो f ऑफ 2 है वो f ऑफ 3 से क्या है, ग्रेटर है, और उस केस में फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो हमने बताया, तो दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो फाइंड आउट कैसे करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अभी तो समझिए केवल। तो अगर पहला केस, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो उस केस में मेरा f डैश x वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर अभी समझाते हैं, f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, मेरा डिक्रीजिंग होगा। अगर f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर f डैश x का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 है तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो होता कैसे, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या बोल रहा है, f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है। f डैश x का मतलब क्या होता है, f डैश x का मतलब होता है dy बाई dx, और dy बाई dx जो है वो क्या होता है, स्लोप होता है। dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे f डैश x जो है वो ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग जो फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा रहता होगा। ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है। थीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि अगर वो वाला है ना पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2, ऐसा वाला ये जो एक बनाए थे, याद है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 से थीटा कम है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान करो, स्लोप क्या होता है,
पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे जीरो से बड़ा है, एफ डैश एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है। नंबर लाइन याद है, जीरो के इधर क्या होता था, पॉजिटिव, और इधर क्या होता था, निगेटिव। तो एफ डैश एक्स जो है जीरो से बड़ा है, यानी एफ डैश एक्स अगर इधर लाई कर रहा है, यानी कि क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव। और स्लोप इस समय क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब है, जब थीटा का वैल्यू 90 से कम है। थीटा का वैल्यू जब 90 से कम है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। तो उस केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। उल्टा चीज हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो से छोटा है, यानी एफ डैश एक्स इस बार मेरा किधर लाई कर रहा है, इधर, इधर नहीं लाई कर रहा है। एफ डैश एक्स इस बार मेरा किधर लाई कर रहा है, इस तरफ लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जिसका ग्राफ होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसे, ये है ग्राफ, कुछ ऐसे होगा, बनाए ऐसे कुछ ग्राफ होगा। तो इस केस में थीटा का वैल्यू देखो, थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ग्रेटर देन 90, यानी कि स्लोप जो होगा वो मेरा निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव कब आएगा, जब एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से छोटा हो। निगेटिव कब आ रहा है, जब एफ डैश एक्स मेरा जीरो से छोटा होता है। तो उस केस में मेरा ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और वहीं एफ डैश एक्स अगर जीरो के बराबर हो जाए, एफ डैश एक्स जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप ही मेरा जीरो है, स्लोप मेरा जीरो है, मतलब कि ग्राफ जो है मेरा, जो ग्राफ है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे नहीं नीचे जा रहा है, कहीं पे नहीं ऊपर जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो उस केस में स्लोप भी मेरा जीरो और एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए अब जो है हम लोग टैंजेंट्स और नॉर्मल्स को देखते हैं। टैंजेंट्स और नॉर्मल होता क्या है, टैंजेंट तो जान रहे हैं, कोई भी अगर कर्व है, कोई भी कर्व है, इस कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन पास करता है वो टैंजेंट होता है। वो क्या होता है, टैंजेंट होता है। और टैंजेंट जिस पॉइंट पे इस कर्व को टच करता है, उसी पॉइंट्स पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, उसी पॉइंट पे क्या हो, कोई लाइन अगर ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो ये जो है मेरा नॉर्मल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नॉर्मल, और ये हो जाता है मेरा टैंजेंट। ठीक है, टैंजेंट और नॉर्मल समझ में आया। तो अगर इस पॉइंट पे हमको बोला जाए कि इस टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो सपोज करते हैं ये पॉइंट मेरा क्या है, x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट पे अगर हमको स्लोप पता करना है, तो वो क्या हो जाता है, dy by dx मेरा स्लोप होता है एट x1 y1, यानी x1 y1 पे dy by dx क्या होगा, वो हम लोग को इस फॉर्मूले से पता चल जाता है। समझ बात है। इसमें दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या क्या, कि पहला कंडीशन, अगर dy by dx का वैल्यू, अगर dy by dx का वैल्यू जीरो आता है, dy by dx का वैल्यू क्या बोलते हैं, जीरो आता है, मतलब टैंजेंट जो है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब है कि टैंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के टैंजेंट क्या है, पैरेलल है, यानी कि जैसे ये है x एक्सिस, y एक्सिस, और ये मेरा कोई एक कर्व है, इस कर्व पे अगर ऐसे है, तो इस पॉइंट पे dy by dx का वैल्यू जीरो है, यानी कि ये जो टैंजेंट है ये मेरा x एक्सिस के एक तरह से पैरेलल है। यहाँ एरो में देंगे, बस समझना है कि जो टैंजेंट है वो किसके पैरेलल है, तो x एक्सिस के। वहीं dy by dx का वैल्यू अगर नॉट डिफाइंड हो जाए, क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड कब होगा dy by dx का, देखो dy by dx क्या है मेरा, tan है, तो tan थीटा को स्लोप बोला जाता है, यानी dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा टैंजेंट जो है, पहला क्या समझ में आया, x एक्सिस वाला। अब अगर टैंजेंट मेरा y एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऐसे है, तो वो x एक्सिस पे कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, यानी इसका स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, एकदम परपेंडिकुलर है। स्लोप कैसा है, एकदम परपेंडिकुलर है, और किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो इस केस में अगर dy by dx का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब टैंजेंट जो है वो मेरा किसके पैरेलल हो जाएगा, y एक्सिस के, और dy by dx का वैल्यू अगर जीरो है, मतलब टैंजेंट जो है मेरा x एक्सिस के पैरेलल है। अब जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल को देखते हैं, यानी टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन याद करो। टैंजेंट का इक्वेशन होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये टैंजेंट का इक्वेशन होता था, जहाँ पे m क्या होता था, स्लोप होता था। और अभी हम लोग स्लोप किसको कंसीडर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्लोप किसको कंसीडर कर रहे हैं, dy by dx को। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टैंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx टाइम्स x माइनस x। समझ में बात है। नॉर्मल का कितने लोग को याद है, नॉर्मल का भी सेम होता है।
नॉर्मल का होता था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस में डी एक्स अपॉन डी वाई टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अब ये माइनस में कैसे आया, ध्यान से देखो, जब देखो हम लोग याद करो, जब टैंजेंट और नॉर्मल का अगर हमको स्लोप निकालना है, नॉर्मल जो है उसका अगर हमको इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जब नॉर्मल और टैंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में याद करो एक कंडीशन पढ़े थे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 क्या पढ़े थे, -1, जिसमें ये m1 क्या होता था, स्लोप ऑफ टैंजेंट, और ये m2 क्या होता था, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जब भी स्लोप ऑफ टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट करता है -1। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट हमको पता है कितना है, dy बाई dx इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करेंगे, तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको पता चल जाएगा माइनस में dx अपॉन dy, और इसी नॉर्मल के स्लोप को यहाँ पे बस टैंजेंट के इक्वेशन में पुट किए। तो ये मेरा किसका इक्वेशन आ गया, नॉर्मल का, और ये मेरा इक्वेशन आ गया टैंजेंट का। तो टैंजेंट का इक्वेशन dy बाई dx हो जाएगा, और नॉर्मल में माइनस में dx अपॉन dy हो जाएगा। एक टर्म और आता है इसमें, ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनली जो बोलना है। ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल मतलब होता है कि दो कर्व जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और उनके टैंजेंट क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा एक कर्व है और ये मेरा एक कर्व है, तो इस कर्व में अब ध्यान से देखो, ये दोनों कर्व एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इसका टैंजेंट हम ड्रॉ करें एक तरह से, तो इसका ये जो टैंजेंट है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम टैंजेंट एक ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का जो टैंजेंट है वो आपस में कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ऑर्थोगोनल इज सच अ सिचुएशन व्हेन द टू कर्व्स कट ईच अदर एंड देयर टैंजेंट्स मेड 90 डिग्री एंगल with each other, then that situation is known as orthogonal situation। अब अगला जो टर्म है वो है मेरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है उस पे जो उसका मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू शो करता है उसी को मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास कोई ग्राफ है, ये कोई एक ग्राफ है, इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, और मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यही मेरा जो मैक्सिमम हो गया, ये हो गया मैक्सिमा, और जहाँ मिनिमम आया, जहाँ पे मिनिमम आया वो क्या हो गया, मिनिमा। अच्छा, मिनिमम पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमा, मैक्सिमम पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, द पॉइंट वेयर द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इस पॉइंट। जैसे कि इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमा का वैल्यू मिल रहा है यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिनिमा का वैल्यू मिल रहा है यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू पता चला वो क्रिटिकल पॉइंट। अब दो तरह का होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है, इसको जो है जनरली हम लोग ओपन इंटरवल में लेते हैं। जैसे कि कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक, ए और बी कोई दो पॉइंट है, ए और बी अगर जो दो पॉइंट है इनको हम लोग क्या लिए, ओपन इंटरवल में लिए, मतलब कि ए और बी जो है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो है हमेशा ओपन इंटरवल में ही कंसिडर किया जाता है। लोकल से क्या समझ में होता है, आसपास से। तो जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को अच्छे से समझने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। देखो जैसे अब इस ग्राफ में मेरा जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, ये और ये। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, लोकल मतलब क्या बोले, लोकल मतलब होता है अपने आसपास से। लोकल मैक्सिमा मतलब अपने आसपास से जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस कर्व में ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे इस कर्व का वैल्यू मैक्सिमम है। अगर अपने आसपास से ये कंसीडर करें तो इसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, तो ये मेरा एक लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो ये अपने आसपास का जो कर्व है उससे क्या है, अपने आसपास, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे जो पॉइंट है उससे क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी इसका पीक पॉइंट यही है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा लोकल मैक्सिमा। ये भी मेरा उसी तरीके से लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और जो मिनिमम पॉइंट्स होंगे जैसे कि ये
जहाँ पे सबसे कम है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, सबसे कम है, वो क्या हो जाएंगे, लोकल मिनिमा, वो क्या हो जाएंगे, लोकल मिनिमा। समझ में आता है। और ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है पॉइंट ए, एक यहाँ पे पॉइंट है बी, जो हम बताए अभी, ये दिख रहा है ए और बी। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को ओपन इंटरवल में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें देखो हम लोग पॉइंट ए या पॉइंट बी पे भी तो लोकल, जैसे यहाँ जो पॉइंट ए है इस पे भी मिनिमा हो सकता है, मिनिमा मैक्सिमा इस पे भी मैक्सिमा हो सकता है क्योंकि ये भी तो ऊंचाई पे है। लेकिन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोग ए बी को ओपन इंटरवल में लेते हैं, यानी ए और बी पॉइंट को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे भी देखोगे ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, इसीलिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को ए बी के ओपन इंटरवल में रखा जाता है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में क्या हो रहा था, अपने आसपास से, ठीक है, अपने आसपास से जो सबसे हाईएस्ट है या सबसे लोएस्ट है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वो होता है जो कि इस पूरे फंक्शन में, यानी कि इस पूरे फंक्शन में जो सबसे हाईएस्ट हो और पूरे फंक्शन में जो सबसे लोएस्ट हो। पूरे फंक्शन में ये पूरा जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है, तो इस पूरे फंक्शन के इस ग्राफ में जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा, उसको आसपास से कोई मतलब नहीं है, मतलब सबसे हम हाईएस्ट है पूरे ग्राफ में, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसको जो है हम लोग क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में कंसिडर करते हैं, यानी ए बी जो होगा उसकी क्लोज इंटरवल में हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को कंसिडर करेंगे। यानी इस केस में अगर इस ग्राफ में देखें तो ये सारे के सारे तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा हो गया, ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, और ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। कैसे एब्सोल्यूट, क्योंकि बाकी अगर ध्यान से देखो तो सारे पॉइंट के कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू, और सारे पॉइंट्स के बाकी पॉइंट्स को कंसीडर में ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। चलिए अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पीछे याद करो, एक बताए थे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, याद है? इंक्रीजिंग फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते थे? इंक्रीजिंग फंक्शन में हमेशा जो फंक्शन का वैल्यू होता था वो 0 से बड़ा होता था। अब यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, और ये क्या है, मिनिमा है, ठीक है। कोई भी एक ग्राफ जो होता है ना, जैसे ऐसे कोई फंक्शन का ये जो हम ग्राफ बना है, इस ग्राफ में से एक ऊपर वाला कर्व ले लिए और एक ये नीचे वाला कर्व जो है ले लिए, इसलिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा जो है फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यानी मैक्सिमा का, इस पॉइंट पे जो एफ डैश सी का जो वैल्यू है, यानी एफ डैश सी जो होगा, जैसे इस पॉइंट पे ऐसे ये एफ डैश सी इधर कहीं लाई करेगा बीच में, यहाँ पे सी पॉइंट है, इसके लिए भी सी पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं, ठीक। तो एफ डैश सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्लोप क्या है, 0 है। अच्छा, अगर हमको इस पॉइंट के लिए देखना, यानी कि कुछ ऐसे इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ से, इस पॉइंट पे अगर देखना है तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, यहाँ पे ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, यानी एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। याद करो, डिक्रीजिंग में क्या होता था, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होता था, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे कैसा है ग्राफ, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था कि नहीं? याद करो, जहाँ पे ग्राफ इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में बताए थे कि जब ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो उस केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, और जब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होता है, यानी कि निगेटिव होता है। समझ में आता है? तो यहाँ से हमको साइन कन्वर्जन मिल गया, यानी कि जब भी साइन कन्वर्जन पॉजिटिव से निगेटिव हो, साइन कन्वर्जन पॉजिटिव से निगेटिव हो, तो उस केस में लोकल मैक्सिमा मिलता है। उस केस में क्या मिलता है? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। जब साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो तो उस केस में क्या मिलता है? लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे अगेन इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचे तो एफ डैश सी जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे अगर खींचना है तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। और ऐसे भी देख सकते हो कि जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा है मतलब कि स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव हो रहा है, और हम लोग को स्लोप से एक बार पता चला कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है मतलब स्लोप भी नेगेटिव, यानी ये टर्म तो कंफर्म नेगेटिव होगा। और दूसरा तरीका कैसे पता चल रहा है कि जब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तब भी जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो 0 से कम होता है, 0 से कम यानी कि नेगेटिव। तो इस तरफ मेरा क्या आ रहा है नेगेटिव, इस तरफ मेरा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, और इधर में अगर देखें तो इधर में ध्यान से देखो, इस तरफ फंक्शन क्या हो रहा है मेरा इंक्रीज कर रहा है, यानी यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0। तो इसमें साइन कन्वर्जन क्या है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जहाँ पे भी निगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो तो उस केस में हमको क्या मिलता है लोकल मिनिमा, उस केस में क्या मिलता है लोकल मिनिमा। और जहाँ पे साइन कन्वर्जन पॉजिटिव से निगेटिव हो, कैसे पॉजिटिव से निगेटिव, वहाँ क्या मिलता है लोकल मैक्सिमा। समझ में आता है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे देखेंगे समझ में आया। बस इस पॉइंट साइन कन्वर्जन को ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन बताते हैं उससे और क्लियर होगा कि कैसे इसको समझ सकते हैं। तो उन दोनों कंडीशन में जो एक ऐसे ग्राफ था, इसमें यहाँ पे जो पॉइंट सी था, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे डिनोट किए थे, जो लाइन खींचे थे उसमें बोले थे कि ये मेरा एफ डैश सी होगा, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी 0 ये किस पे है मिनिमा पे। तो यहाँ पे ये जो एफ डैश सी है ये क्या है मेरा एफ डैश सी जो है मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है एफ डैश सी। और सी जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है वो हमको सी बताता है, और एफ डैश सी उस पॉइंट का जो मिनिमा है यानी एक्चुअल जो मिनिमम वैल्यू है वो हमको बताता है। उसी तरीके से जैसे कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एफ डैश सी मेरा क्या था 0, तो यहाँ पे इस केस में एफ डैश सी जब 0 था तो यहाँ पे एफ डैश सी हमको जो है मैक्सिमम वैल्यू बताता था, क्योंकि ये मैक्सिमा का केस है तो मैक्सिमम वैल्यू बताता था। और यहाँ पे सी क्या बताता था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर तो और क्लियर होगा। चलिए अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। हमको इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स को क्या मान ली y, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो dy बाई dx अगर करते हैं तो d टाइम 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई d टाइम्स 2x माइनस 1 इंटू d टाइम्स 2x माइनस 1 बाई dx प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0। 3 क्या है कॉन्स्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इससे कोई बहस है नहीं। तो dy बाई dx मेरा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2x माइनस 1। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे ध्यान से देखो ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, ये पूरा टर्म x है, उस पर होल का पावर क्या है n, तो इसका क्या हो जाता है n टाइम्स x का पावर n माइनस 1। तो n जब आगे आ जाएगा और x n पे पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 ही रहेगा, ये हो गया इंटू 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका 2x का dx के रिस्पेक्ट में, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और माइनस ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मेरा 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया यानी कि dy बाई dx का वैल्यू कितना निकल गया 4 टाइम्स 2x माइनस 1। अब मैक्सिमा या मिनिमा अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए dy बाई dx क्या होना चाहिए इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 टाइम्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब इस पॉइंट नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे कहीं पे भी 1/2 लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी 1/2 लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या हो गया लगभग 0.5, तो 0.5 मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, किसके किसके बीच में लाई कर रहा है 0 या 1 के। तो हमको जो है बस साइन कन्वर्जन अब याद करो, साइन कन्वर्जन में याद है जब पॉजिटिव से निगेटिव होता था, जब पॉजिटिव से निगेटिव होता था तो क्या मिलता था मैक्सिमा, इसमें क्या मिलता था मैक्सिमा, और निगेटिव से जब पॉजिटिव होता था तब उस केस में क्या मिलता था मिनिमा मिलता था। जब पॉजिटिव टू निगेटिव तो मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा।
तो हमको बस यहाँ पे साइन कन्वर्जन तेज करना है। देखो हाफ गया 0.5, अब 0.5 से पहले कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं अगर क्या लें, 0 ले लें, मैं 0 मतलब अगर हम 0.1 लेते हैं, ठीक है, 0.1 ले सकते हैं। तो 0.1 लेते हैं तो 0.1 को अगर यहाँ पे पुट करें तो 0. यानी 1/10 होगा। तो हमेशा जो ये वाला जो वैल्यू आया है ना dy/dx का, यानी f-x, ये मेरा क्या आया है, f-x आया है। f-x के वैल्यू में हमेशा एक इससे पहले का कोई एक वैल्यू डालेंगे, जैसे हाफ, जैसे यहाँ पे 0.5 आया, या यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 0.5 आया, अब इससे 0.5 के पहले हम कोई एक वैल्यू को इसमें डाल देंगे, ठीक है। जैसे 0.1 आया, 0.1 को इसमें डालेंगे। अगर डाल के मेरा जो है डाले और ये जो टर्म है, जैसे यहाँ पे 0.1 का वैल्यू डाले और डाल के जो नंबर मेरा आया, जो फाइनल रिजल्ट आया, वो अगर पॉजिटिव आया तो मतलब कि इस तरफ वाला साइन क्या हो जाएगा, हाफ के इधर वाला पॉजिटिव। और सिमिलरली हाफ के एक उधर, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 लेते हैं, इस तरफ 1 लेते हैं, तो 1 अगर यहाँ पे डाल के हम देखें, यहाँ पे 1 अगर डाल के देखें तो 2 1 2 -1 यानी 4, यानी कि इस तरफ मेरा क्या रहा, पॉजिटिव। और इस तरफ मेरा अगर 0.1 डाल के देखते हैं तो 4 2 10 1/10, 0.1 का 1/10 हो जाएगा इंटू -1, तो 2 4 2 -10/10 तो 4 -8/10, यानी इधर मेरा निगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे साइन कन्वर्जन अब देखो, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव यानी कि मिनिमा। समझ में आ रहा है साइन कन्वर्जन से कैसे चेक करना है। तो निगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो हाफ जो है, ये जो हाफ है, ये हाफ, ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ। यहाँ पे ये जो x का वैल्यू आया, ये क्रिटिकल पॉइंट भी हुआ, और ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे f' जो हाफ होगा, ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इतना हो जाएगा। और हाफ जो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ओवरऑल हम लोग इसमें क्या किए कि सिंपल कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए जो भी डिफरेंशिएशन किए हैं उसको = 0 किए। यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है उसका x का अगर 1 2, जैसे यहाँ पे हमको एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, जैसे हो सकता है x का वैल्यू आ जाए 2 6 10 आ जाए, तो उस केस में कितना क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 3 क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो नंबर लाइन पे 2 6 10 रखेंगे। अब 2 के पहले का कोई एक वैल्यू, जैसे 1 को यहाँ पे पुट करके देखेंगे ये कौन सा रिजल्ट दे रहा है। अगर मानते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, 2 और 6 के बीच में कोई नंबर डाले, ठीक है, जैसे 3 डालते हैं, यहाँ पे अगर 3 डाले, कोई इसके बीच का एक नंबर लेके यहाँ पे डालना है और चेक करना है कि कौन सा साइन आ रहा है। मान लें यहाँ पे भी निगेटिव आ गया, फिर 6 और 10 के बीच का देखना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फिर 10 के बाद का कोई इसमें डाले तो देखना है निगेटिव आ रहा है। अगर ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 2, और पॉजिटिव से अगर निगेटिव है तो क्या हो जाता है, मैक्सिमा। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। फिर 6 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव के बीच में लाई कर रहा है। 6 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव। और फिर 10 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव के बीच में लाई कर रहा है। समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है, 2 6 ऐसे कुछ 2 वैल्यू दिया है, अगर बाई चांस अगर सारा मेरा पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ एक निगेटिव आता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव आता है, मतलब ऐसे भी तो हो सकता है कि ये भी पॉजिटिव आ जाए, इधर वाला भी पॉजिटिव आ जाए, या इधर वाला निगेटिव आ जाए, या इधर वाला निगेटिव आ जाए, यानी जब सेम साइन आने लगे तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, INFLECTION, इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा में एक और चीज समझ जाओ। हम लोग अभी तक जाने कि अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए f' क्या देना होता है, 0 फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमको पता है कि f' जो होगा, यानी f' जो होगा मेरा, ये क्या होना चाहिए, 0, ये हमको पता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां पे भी f' 0 हो वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। जैसे अगर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हमको पता करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, f' 0 करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि f' जो है वो मेरा 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट हो, या लोकल मिनिमा का पॉइंट।
मतलब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश सी जीरो हो सकता है, लेकिन एफ डैश सी जीरो होके वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, इसका एक एग्जांपल दिखा देते हैं। एक फंक्शन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे करके एक फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पे वो फंक्शन कुछ ऐसे रहता है और इधर आके कुछ ऐसे होता है। इस फंक्शन का ग्राफ जो है एफ डैश एक्स का कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में एफ डैश सी जो है, इस फंक्शन में एफ डैश सी जो है वो जीरो कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मेरा जो एफ डैश सी है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है इस पॉइंट पे। मेरा जो एफ डैश सी है वो मेरा जीरो कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे। तो क्या इस पॉइंट पे हमको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि इधर में ये ग्राफ जो है अपवर्ड जा रहा है और इधर में ये ग्राफ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यानी कोई भी ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ऐसे ग्राफ है जहाँ पे ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, ये जो पॉइंट है यानी यहाँ पे जो एरिया है, इसका कुछ मिलेगा हमको? नहीं मैक्सिमम मिलेगा, नहीं मिनिमम मिलेगा। लेकिन तो इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे एक स्पेशल केस हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है, जैसे ये ग्राफ अगर आगे जाके सपोज करते हैं ऐसे कर्व हो रहा है, इधर भी ऐसे कर्व हो रहा है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और साथ ही साथ यहाँ पे एफ डैश सी जीरो भी होगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट का टेंजेंट देखें तो वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के ओवरलैप ही कर रहा है, मतलब पैरेलल तो है, साथ ही साथ उसको ओवरलैप भी कर रहा है। तो यहीं से हमको ये कंक्लूजन मिलता है इस इक्वेशन से कि एफ डैश सी अगर जीरो है, कहीं अगर लिखा हुआ है कि एफ डैश सी जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट हो। हाँ, लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एफ डैश सी जीरो होगा, लेकिन एफ डैश सी जीरो हो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो। अब रॉल्स और लैग्रेंज साहब क्या बोले थे? रॉल्स थ्योरम क्या था? रॉल्स थ्योरम ये था कि अगर एफ डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, एफ डैश एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है एट क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। जैसे अगर ए और बी दोनों को इंक्लूड करके ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, इस पे एफ डैश एक्स यहाँ पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं पे भी ये ग्राफ क्या है, बीच से टूटा, मतलब जैसे होता है ना कोई ग्राफ ऐसे चला फिर थोड़ा सा रुक के फिर ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, तो यहाँ पे बीच में ग्राफ कहीं कहीं ब्रोक भी होता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर एफ डैश एक्स का ग्राफ क्या हो, कंटिन्यूअस हो एट क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एंड बी, पहला बात ये बोले रॉल्स साहब। दूसरा चीज बोले कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू डिफरेंशियल हो, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल हो एट ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के ऊपर इंटरवल, ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, और यहाँ पे ये एफ डैश ए है, ये जो पॉइंट है, और ये क्या है, एफ डैश बी है। तीसरा चीज ये ही बोले, तीसरा चीज बोले कि अगर एफ डैश ए का वैल्यू एफ डैश बी के वैल्यू के बराबर है, तो उस केस में यहाँ पे जो ये एफ डैश सी होगा, ये जो एफ डैश सी होगा ये जीरो के बराबर होगा। बस ये तीन बात उन्होंने बोला कि एफ डैश एक्स अगर क्लोज्ड इंटरवल, जैसे कि इस पूरे को अगर इंक्लूड करते हैं तो उस केस में कंटिन्यूअस होगा एफ डैश एक्स, इस पूरे में डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर एफ डैश ए और एफ डैश बी यानी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बराबर है तो एफ डैश सी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। यही चीज जो है रॉल्स थ्योरम बताता है। लैग्रेंज थ्योरम में क्या बताया जाता है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये बताता है, लैग्रेंज साहब ने क्या किया कि सेम चीज लिया, मतलब उन्होंने भी ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया, ये सारे फैक्टर्स को उन्होंने भी कंसिडर किया। उन्होंने क्या किया बस कि ये जो एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश बी है, इस वाले फैक्टर को लैग्रेंज साहब ने हटा दिया, मतलब बाकी सारा चीज वो भी सेम लिए कि क्लोज इंटरवल में एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल होगा, ओपन इंटरवल में बाकी सारा चीज सेम थी। बस उन्होंने तीसरा फैक्टर जो रॉल्स साहब बोले थे कि एफ डैश ए एफ डैश बी के बराबर होगा, वो चीज लैग्रेंज साहब ने हटा दिया। तो हटाने से क्या होगा कि अब उसका वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी बी जो है कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ये मेरा बी आ गया कि नहीं आ गया, एफ डैश बी ये हो गया। तो इस केस में उन्होंने ये बताया यहाँ पे कि इनके बीच का जो ये स्लोप होगा, इनके बीच का ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा, इनके बीच का स्लोप, ये इस टैंजेंट के पैरेलल होगा। यानी इस पॉइंट पे जैसे ऐसे अगर कोई टैंजेंट हम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे एफ डैश सी जो है वो जीरो है,
तो इस टेंजेंट के ये स्लोप क्या होगा, पैरेलल होगा। बस यही चीज बताया, यानी कि स्लोप का वैल्यू वो बेसिकली बताता है। तो स्लोप जैसे इस पॉइंट पे ए कोऑर्डिनेट होगा, ए कॉमा, अच्छा इसका डिस्टेंस कितना है, एफ डैश ए डैश क्यों बोल रहे हैं, कॉमा एफ ए है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस पे एफ ए डिस्टेंस पे। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी कॉमा एफ बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। बस लैंग्वेज साहब यहाँ पे क्या किए कि इसका स्लोप बताया, यानी ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स वन। तो m इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे देखो क्या है, इसको x1 y1 माने, इसको x1 y माने, तो y माइनस y1 यानी एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। और यही जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स, यानी ये जो स्लोप था इसको dy बाई डी एक्स के टर्म में, यही चीज़ जो है लैंग्वेज साहब बताते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है ऐसे होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए।